अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने बायो के प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बायो की रिमेनिंग ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेल की स्टडी यानी साइटोलॉजी तक पढ़ लिया था और आज हमने जिस ब्रांच के बारे में सबसे पहले पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस ब्रांच की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है वो ये है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ biological molecules such as carbohydrates, proteins, fats and nucleic acids is called molecular biology। यानी बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। आपकी बुक में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये बायो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल हैं। तो वो ब्रांच बायो की जिसमें हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ें जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। बच्चों इसी ब्रांच का दूसरा नाम बायोकेमिस्ट्री भी है जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। मैं उसको ज़रा बता देता हूँ कि इसको बायोकेमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो इस ब्रांच का दूसरा नाम क्या है? बायोकेमिस्ट्री है। इस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो इसी ब्रांच के अंदर हम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन हो गया, यानी हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह पौधों के अंदर जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वो भी इसी ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। इसके अलावा जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ही स्टडी किए जाते हैं। इसी वजह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो एक बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म्स बोला जाता है। वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी जिंदा जानदार की बॉडी में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म्स कहा जाता है। तो आसान अल्फाज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मेटाबॉलिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या फ़र्क है। देखें, याद रखें, तमाम जो मेटाबॉलिज्म्स होते हैं वो असल में केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये किसी जानदार की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जो किसी जानदार की बॉडी में होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म्स कहा जाता है। आगे इनकी कुछ टाइप्स भी हैं, एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म। वो आप जब बायो को आगे मज़ीद पढ़ोगे तो इनको वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ दोबारा आते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायो की वो शाख है जिसके अंदर हम बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह। इसके बाद बुक में इसकी एप्लीकेशन लिखी गई हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें इन्होंने किताब वालों ने लिखा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट वर्क ऑन द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। अब बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आपको बता दिया गया कि केमिकल रिएक्शंस की बात हुई है या मेटाबॉलिज्म्स की यहाँ पे बात हुई है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिज्म्स के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा इनका काम है ड्रग्स की डेवलपमेंट को पढ़ना और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना। इन सारी बातों को हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पहले भी बता दिया गया कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो किसी जानदार की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट inside the body of living organisms are called biomolecules। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जो किसी जानदार की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, याद रखें कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनके दो काम हैं। या तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे। क्या करेंगे? या तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे या फिर हमारी बॉडी के अंदर ये मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिज्म्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वगैरह। आपको पता है जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे मसल्स को बनाती हैं और इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी जिस्म के अंदर एनर्जी का सोर्स है, जिस तरह के ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है।
तो वो हमें एनर्जी का ज़रिया है और वो मुख्तलिफ तरह के मेटाबॉलिज्म्स में इन्वॉल्व होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो मेटाबॉलिज्म्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जो हमारी प्रोटीन्स हैं वो हमारे स्ट्रक्चर्स को बना रही होती हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाएं उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। या तो ये हमारे अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे या फिर ये हमारे जिस्म के अंदर किसी न किसी मेटाबॉलिज्म्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा कुछ और बायोमॉलिक्यूल्स जिस तरह के H2O वगैरह भी हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट, जिस तरह कि हमारा ब्रेन जो है वो 85% तक वाटर से मिलके बना होता है और हमारे बोन्स जो हैं वो 20% तक जो है ना उनके अंदर पानी पाया रहता है। तो वाटर भी हमारे अंदर रोल प्ले करता है स्ट्रक्चरल फंक्शन के हिसाब से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आती हैं। तो इसके बाद जिस चीज़ को हमने एक्सप्लेन करना है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसा जानदार होता है जिसके अंदर जीन्स में तब्दीलियां की गई हों। ऑर्गेनिजम्स विद अल्टर्ड जीन्स इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म विद अल्टर्ड जीन्स इज कॉल्ड जीएमओ और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा जानदार जिसके जीन्स में तब्दीलियां की गई हों उसको जीएमओ कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अंदर हमने ये देखा कि ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हमने बायोमॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स को देखा और फिर हमने ये देखा कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़िंदगी के अंदर जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और जीएमओज की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड ब्रांच जिसको हमने डिस्कस करना है वो एम्ब्रियोलॉजी है। इसकी जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये है कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इन, ये जो है ना इसकी डेफिनेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। इस चीज़ को समझने से पहले हमें थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग क्या क्यों लिखा हुआ है इन्होंने। देखिए हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं कि एक जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को पता है कि टू पार्टनर्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं और दोनों मिलके एक नया जानदार बनाते हैं। इन पार्टनर्स में से जो पहला जानदार होता है उसको हम मेल कहते हैं और जो दूसरा जानदार यहाँ पे होता है उसे फीमेल कहा जाता है। दोनों के दोनों जानदार अपने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एक नया जानदार बनाने के लिए। मेल की तरफ से जो पैदा करदा गैमीट है उसको स्पर्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्पर्म बोला जाता है। और इसी तरह फीमेल की तरफ से जो पैदा करदा गैमीट है उसको एग कहा जाता है। अगर इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद के हवाले से इनको देखें तो ये भी हैप्लॉइड होता है, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है और जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है। ये दोनों के दोनों आपस में मिलते हैं और एक नया सेल बना देते हैं जिसको जाइगोट कहा जाता है। ये जो जाइगोट है इसी को फर्टिलाइज्ड एग भी बोला जाता है। जाइगोट का दूसरा नाम क्या है? फर्टिलाइज्ड एग। बाद में ये फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो में तब्दील होता है और एम्ब्रियो फिर डेवलप होकर मुकम्मल जानदार बना देता है। तो बच्चों सिंपल हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान टू पार्टनर्स आपस में मिलते हैं जिनमें पहले पार्टनर का नाम मेल और दूसरे पार्टनर का नाम फीमेल होता है। दोनों अपना गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है और जाइगोट को ही फर्टिलाइज्ड एग भी बोला जाता है। और बाद में ये जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बना देता है और एम्ब्रियो फिर बाद में डेवलपमेंट के मराहल से मजीद गुजर कर और एक मुकम्मल जानदार बना देता है। यानी एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अब हम ज़रा आ जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। तो याद रखें आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो सिंपल यही है कि द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। आसान अल्फाज में हम इसमें ये पढ़ते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड एग कैसे डेवलपमेंटल मराहिल से गुजरकर एक मुकम्मल जानदार में तब्दील होता है। तो इसको मज़ीद समझने के लिए हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो है ना डिफरेंस को भी पता, उनका भी पता होना चाहिए।
तो देखें, अगर मैं इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं ना, तो डेवलपमेंट होती है बिफोर बर्थ। डेवलपमेंट होती है बिफोर बर्थ। और जो ग्रोथ होती है ना, वो बिफोर बर्थ भी होती है और आफ्टर बर्थ भी होती है। डेवलपमेंट होगी बिफोर बर्थ, और जो ग्रोथ होती है वो बिफोर प्लस आफ्टर बर्थ होती है। अब इन दोनों को मतलब हम डिफरेंस इनमें कैसे कर सकते हैं? ऐसी तमाम तब्दीलियां जिनके अंदर हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, उन्हें डेवलपमेंट कहा जाता है। और वो तमाम तब्दीलियां जिनके नतीजे में हमारे बॉडी ऑर्गन्स बढ़ते हैं, यानी उनके साइज के अंदर इंक्रीज आता है, उनको हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ के अंदर हमारे बॉडी साइज बढ़ता है, और डेवलपमेंट के अंदर हमारे अंदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। अगर मैं इसको ज़्यादा ही क्लियरली बताऊं, तो ऑर्गन फॉर्मेशन इज नोन एज डेवलपमेंट, while the increase in size of organ or any structure inside the body or even in the size of whole organism is known as growth. So basic difference between growth and development is that before all the processes that occur before birth, in which our body faces different sorts of changes, are known as birth, while the increase in the apparent size of body is called growth. And you know that increase in the apparent size of body occurs both before birth and after birth. So यहाँ पे हम लोग ज़रा इसकी रेफरेंस को मज़ीद देख लें। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। और इस ब्रांच के अंदर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में भी पढ़ते हैं, और डेवलपमेंट के दौरान होने वाली मुख्तलिफ तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में भी इस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनाई थी, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग जो है, यानी जाइगोट है, वो किन किन तब्दीली के मराहिल को क्रॉस करके और मुकम्मल सेल में तब्दील होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पहले तो ये सिंगल सेल है जो कि जाइगोट है, और फर्टिलाइज्ड एग भी इसी को कहा जाता है। बाद में ये 2 सेल स्टेज में आ गया, और तकसीम होते होते ये सारे स्टेजेस के ना मुख्तलिफ तरह के नाम भी होते हैं। वो हम लोग, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ से 8 सेल से 16 सेल वाला हो गया, और फिर ये एक सेल की स्टेज बताई हुई है डेवलपमेंट की, और करते कराते ये एक मुकम्मल जानदार बन गया। तो आसान अल्फाज में इसने क्या किया, डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्रॉस करते हुए एक मुकम्मल जानदार में ये तब्दील हो चुका है। उसके बाद हमारी जो ब्रांच है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, वो है जेनेटिक्स। वो कौन सी है भाई? जेनेटिक्स। इसके बारे में आपकी किताब वालों ने जो लिखा है, वो ये है कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप सब ने एक बात नोट की होगी कि हम अपने वालिदैन जैसे लगते हैं। या तो हम अपनी वालदा जैसे होते हैं, या फिर अपने वालिद जैसे होते हैं, या बाज़ सूरतों में हम उनसे नहीं मिल रहे होते। इसका मतलब ये है कि जो उनके जीन्स हैं वो इस तरह से शफल हुए हैं कि उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेड को और वाइट को मिक्स करते हो, तो बनने वाला पिंक कलर क्या रेड है? नहीं, वो रेड नहीं है। तो क्या वो वाइट है? वो वाइट भी नहीं है, लेकिन वो इंटरमीडिएट है बिटवीन वाइट एंड रेड। जो पिंक है वो क्या है? इंटरमीडिएट है बिटवीन रेड एंड वाइट। और ये जो पिंक है, इसकी अपनी एक शनाख्त है। इसको हम ना रेड बोल सकते हैं और ना ही वाइट बोल सकते हैं। इसी तरह हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनमें से दोनों पेरेंट्स की तरफ से जीन्स आते हैं, और हम बनते हैं उन जीन्स के नतीजे में। लेकिन हम अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने दोनों वालिदैन जैसे होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल हूबहू उन जैसे नहीं होते। अच्छा चलें, हम जेनेटिक्स की तरफ वापस आते हैं। जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम विरासत के बारे में पढ़ते हैं, यानी कैसे पेरेंट्स से जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम जेनेटिक डिफेक्ट्स के काजेज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, और जीन्स के बारे में भी पढ़ते हैं। जीन क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्रोमोसोम लेवल पे जाके इसको देखते हैं। देखें, अगर हम क्रोमोसोम्स में देखें, तो आप लोगों को पता है कि हमारे अंदर ना सेल्स पाए जाते हैं। जितने भी जिंदा जानदार हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं? वो सेल से मिलके बने हैं। ये फ़र्ज़ करें एक सेल है। सेल के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लें, तो इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं।
ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर होंगे हमारे क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स आ गए न्यूक्लियस में और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ लोकेशंस पाई जाती हैं जिन्हें लोकस बोला जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? लोकस कहा जाता है। और ये जो लोकस हैं ये क्रोमोसोम्स ये जो जीन्स की लोकेशंस होती हैं, यानी जीन के अंदर वो जगह, क्रोमोसोम के अंदर वो जगह जहाँ पे हमारे जीन्स मौजूद होते हैं, उन्हें लोकस कहा जाता है। अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए से मिलके बनते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, और डीएनए के अंदर ये खास तरह के जीन्स पाए जाते हैं। तो ये आपने समझा कि जीन्स कहाँ पे होते हैं। जीन्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम के ऊपर, और इन जीन्स का अगली नस्ल में जो मुंतकिली का अमल है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। उसके बाद जिस ब्रांच को आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फोसिल्स। फोसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। और हम पैलियोंटोलॉजी में मतलब फोसिल्स की स्टडी को करके हमें क्या फ़ायदा होता है, उसके बाद वो लिखा गया है। स्टडी ऑफ फोसिल्स प्रोवाइड एविडेंस अबाउट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द पास्ट। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स पास्ट में दुनिया में रह चुके हैं वो कैसे थे, यानी उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर हम, ये हमें पैलियोंटोलॉजी से ही पता चला है कि पास्ट टाइम में दुनिया के अंदर डायनासोर्स भी रहा करते थे जो कि काफ़ी मिलियन साल पहले यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा आपकी बुक में ये साइड बॉक्स एक दिया गया है जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी गई है फोसिल्स की, कि फोसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। ये ना असल में फॉसिल जो होते हैं वो रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा एक फॉसिल है। टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होगा, इस फॉसिल के ऊपर ना लेयर्स बन जाएंगी मुख्तलिफ तरह की चट्टानों की, और फिर ये ज़मीन के अंदर ना गहराई में नीचे से नीचे जाता रहेगा। फिर जब कोई बंदे बाद में फ्यूचर में जाके इस ज़मीन को खुदाई करेंगे यहाँ से, तो हमें वो फॉसिल मिल जाएगा और वो प्रिजर्व होगा, बिल्कुल अपनी असली हालत में होगा, या बाज़ सूरतों में वो ख़राब भी हो सकता है। बहरहाल फॉसिल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा ये जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ से आपको पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि ओल्डेस्ट फॉसिल किसका है, तो आपने बताना है कि वो साइनोबैक्टीरिया का है। और उसकी डेट भी पूछ सकता है कि वो कितने मिलियन या बिलियन साल पहले दुनिया के अंदर मौजूद थे। तो यहाँ पे हम लोग साइनोबैक्टीरिया को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया जो हैं उनका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्जी है। इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन अल्जी कहा जाता है। और ये जो ब्लू ग्रीन अल्जी हैं ये असल में बैक्टीरिया ही हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो इसकी डिस्कशन भी हम बाद में करेंगे फ्यूचर में, जब हम आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में चले जाओगे। बहरहाल यहाँ पे इतना समझ लो कि सियानो बैक्टीरिया बैक्टीरिया की एक किस्म है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया रहता है। और ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी ज़मीन पे सबसे पहले मिले थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो टैक्सोनॉमी है। देखो टैक्सोनॉमी की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी गई है वो ये है: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बायो की वो ब्रांच जो जानदारों के अंदर फ़र्क और उनकी मुशाबिहात की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करती है, उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद इसकी अहमियत लिखी गई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई द न्यू स्पीशी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। यहाँ पे किताब वाला ये कहना चाह रहा है कि जब हम जानदारों को क्लासीफाई कर लेते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, तो उनको जो है ना पढ़ना आसान हो जाता है। जब हम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उनको पढ़ना आसान हो जाता है। एक तो इसका ये फ़ायदा है। इसके अलावा जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें न्यू स्पीशीज़ की डिस्कवरी में भी हमें हेल्प मिलती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो क्लासिफिकेशन है वो हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब ये एक मेन पॉइंट है, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे मैंने जानदारों के ग्रुप लिखा है। देखिए इस जानदारों के ग्रुप में मैंने टोटल 8 जानदार लिखे हैं, जिनमें गोट है, वुल्फ है, शीप है, कैट है, लायन, टाइगर और डॉग और डियर है। आप सबसे ये क्वेश्चन है, आपने इन सारे 8 जानदारों को डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप नंबर 1 का मैंने नाम नहीं दिया, उसको सिंपली आप ग्रुप ए बोल रहे हो और ग्रुप
दूसरे वाले ग्रुप को आप ग्रुप बी कह रहे हो। इनमें अगर आप डिवाइड करें तो आप लोग देखेंगे कि अगर हम सारे हर्बीवोर्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो हर्बीवोर्स यानी गोट्स सॉरी घास खाने वाले जानदार, तो इनमें यहाँ पे गोट एक साइड पे आ जाएगा। और दूसरा कौन सा है भाई, शीप, वो भी घास खाती है, तो वो भी साइड पे आ जाएगी। इसके अलावा लायन टाइगर ये दोनों घास नहीं खाते, और डॉग भी नहीं खाता, डियर जो है ना वो भी घास खाती है, तो वो इस साइड पे आ गई। अब दूसरी साइड पे हमारे कौन चले गए, एक तो वुल्फ आ गया, साथ में कैट आ गई, और लाइन आ गया, टाइगर और डॉग्स। अब देखें, ये हमने क्लासिफिकेशन की, एक सरसरी सी क्लासिफिकेशन थी, बेसिक सी क्लासिफिकेशन थी जो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जानदार, कैट देख लो, लाइन देख लो, टाइगर देख लो, डॉग देखो, वुल्फ देखो, ये आपस में ना सिमिलर हैं। हमने इनकी न्यूट्रिशन की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की, जिसका रिजल्ट क्या निकला, हमें इनमें सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। और ये सिमिलैरिटी इंडिकेट करती है कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ने में यानी तारीख में एक दूसरे से मिलते हुए जानदार हैं। बायो जो है ना वो जानदारों के ओरिजिन के बारे में ये कहती है कि सारे के सारे जानदार बैक्टीरिया से बने हैं। उस हिसाब से जो जानदार आपस में ज़्यादा सिमिलर है या जिसके ज़्यादा करेक्टर मिलते हैं उसका एंसेस्टर क्लोज है, बाकी वाले जानदार एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये बेसिक थी इसकी टैक्सोनॉमी की। मैं इसको ज़रा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। और इसके अंदर हम जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको पढ़ के, और हम न्यू स्पीशीज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी ब्रांच आपकी बुक में डिस्कस की गई है वो इकोलॉजी है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर environment is called ecology. The branch of biology that deals with the relationship of organism with their environment is called ecology. साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम जानदारों और उनके माहौल के तामुलात के बारे में पढ़ते हैं उसको इकोलॉजी बोला जाता है। इसकी बुक में जो वर्डिंग थी वो थोड़ी सी टफ थी, तो मैंने सोचा कि मैं रीड कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट भी किया है। यहाँ से मैं पढ़ देता हूँ। इकोलॉजी हेल्प्स us to conserve biodiversity and address the environmental problem। जो इकोलॉजी है वो हमें environmental problems के बारे में और biodiversity के बारे में भी आगाही देती है। The food chain, for instance, illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrients। देखो, अब जो इकोलॉजी है उसके अंदर हम फूड चेन्स और फूड वेब्स के बारे में भी पढ़ते हैं। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी जानदार दुनिया के अंदर है ना, वो सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कुछ जानदार ऐसे हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जानदार दूसरे जानदार को खाता है तो वो डायरेक्ट उसके साथ लिंक्ड है, जबकि अगर कोई जानदार दूसरे कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो कि इनडायरेक्ट रिलेशन में एक दूसरे के साथ। तो याद रखें, सारे के सारे जानदार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर किसी भी एक जानदार को नुकसान होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तमाम जानदार उसको सफ़र करते हैं। सो बीइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड, हम सब इंसानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इन्वायरमेंट और अपनी सराउंडिंग की हिफाजत करें। तो इकोलॉजी के हवाले से हम लोग देख लेते हैं कि ये वो ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम एक जानदार और उसका माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लांट्स हैं उनको उनका इंटरेक्शन हम देख लेते हैं। प्लांट्स क्या हैं माहौल के लिए? अगर हम फूड के एतबार से देखें तो वो ऑटोट्रॉफ हैं, हमारे लिए जो है ना एनर्जी लेके आते हैं सिस्टम के अंदर, और इसके अलावा वो एनर्जी भी लेके आते हैं प्लस वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे हैं। देखो ये सारी चीज़ें, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे वो ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये माहौल बना रही हैं। एनर्जी भी माहौल का ये बायोटिक कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें माहौल बना रही हैं, और ये प्लांट जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, और स्पेसिफिकली ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान का माहौल के ऊपर क्या असर है। इसके अलावा जो ब्रांच है हमने जो आज पढ़नी है वो है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैरीन लाइफ यानी समंदरों के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ओशंस इज कॉल्ड मैरीन बायोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच है, बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम समुद्री जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उसको मैरीन बायोलॉजी कहा जाता है।
अच्छा, इसके बारे में जो किताब में लिखा गया है, इट डील्स विद द बायोडायवर्सिटी ऑफ ओशंस, यानी समुद्री मखलूक के बारे में पढ़ती है कि समंदर में कौन से जानदार पाए जाते हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज, आप लोगों को पता है कि जो समंदर है वो बहुत सारा अभी अनएक्सप्लोर्ड है। जब हम मैरीन बायोलॉजी में काम करते हैं ना, यानी जो मैरीन बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो जब वो मैरीन वर्क करते हैं तो उस दौरान न्यू स्पीशीज भी डिस्कवर कर सकते हैं। एंड मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज, अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे की गई है कि समंदर इंसानों ने ना बहुत सारे मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ट्रेड है वो समंदर के ज़रिए ही होता है। और हम अपने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए समंदरों का यूज़ करते हैं। लेकिन इस तमाम यूज़ के दौरान हम समंदरों को बहुत सारी तरीक़ों से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं, और इसके अलावा हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन होती है, और क्लाइमेट चेंजेस जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की वजह से भी समुद्री ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो कोरल रीफ्स डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनते हैं। डेड ऑर्गेनिजम्स में कुछ कोरल्स आ जाते हैं, स्पॉन्जेस वगैरह, उनकी वजह से कोरल रीफ बनते हैं। और ये बहुत सारे ज़मीन की जो मखलूक़ात हैं, जो आबी मखलूक़ात हैं समंदरों के, उनके रहने की जगह है। आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि ये एक कोरल रीफ है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना फिश वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो क्या रहा है कि ये सारे के सारे कोरल रीफ्स ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो और मेरीन लाइफ जो है ना मुतासिर हो रही है। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने जो है कामों को सुधारना पड़ेगा, ताकि दूसरी मखलूक़ात हमसे कम इफ़ेक्ट हों। मैरीन बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सिंपली ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अंदर हम अ, जो ओशंस के अंदर कंजर्वेशन इश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और आपकी बुक में कोरल रीफ्स का जिक्र किया गया। कोरल रीफ्स डेड रिमेन से बनते हैं जानदारों की, और ये बहुत सारे आबी जानदारों की रिहाइश गाहें होती हैं। अगर कोरल रीफ्स खराब हुए तो जानदार भी मुतासिर होंगे। उसके बाद जिस ब्रांच का जिक्र यहाँ पे किया गया है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये है कि द स्टडी ऑफ डिजीज देयर काजेज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। वो ब्रांच जिसके अंदर हम बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कॉजेज के बारे में पढ़ते हैं, या फिर उसके असरात के बारे में पढ़ते हैं, उसको पैथोलॉजी बोला जाता है। इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि बीमारी हुई कैसे, उससे बचा कैसे जा सकता है, यानी उसकी प्रिवेंशन के बारे में भी पढ़ते हैं, और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी अगर किसी इंसान को बीमारी हो गई तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा। तो सिंपल अगर हम इसको देख लें तो पैथोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ डिजीज़, ये बीमारी की जो है बीमारी का मुताला है। इसके अंदर हम बीमारी की वजूहात भी पढ़ते हैं, उसके असरात भी पढ़ते हैं, और इसकी प्रिवेंशन यानी ये क्यों कैसे इससे बचा जा सकता है वो भी पढ़ते हैं, और साथ में इसका इलाज भी पढ़ते हैं। इसके अलावा बुक में इसकी एग्जांपल दी गई है, द स्टडी ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स एज ए काज ऑफ कैंसर। अगर हम सेल्स की डिवीजन को पढ़ रहे हैं, वैसे सेल की डिवीजन को तो साइटोलॉजी में पढ़ा जाएगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो कि काज ऑफ कैंसर हो सकती है, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं तो वो पैथोलॉजी में पढ़ा जाएगा। देखें पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम सिंपली यही पढ़ते हैं ना कि बीमारी क्यों हुई और उसके क्या असरात हैं। तो अगर हम इस सेंस में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को पढ़ते हैं तो वो पैथोलॉजी में ही पढ़ा जाएगा। इसके अलावा जिस ब्रांच को आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज। इम्यून सिस्टम का किरदार और बीमारी में उसका रोल जो है वो हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसकी एप्लीकेशन उसके बाद बताई गई है, फॉर एग्जांपल द वैक्सीन डेवलपमेंट, ऑटो इम्यून डिजीज एंड इम्प्रूवमेंट इन द इम्यून सिस्टम। ये सारी बातें आपकी बुक में की गई हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, वैक्सीन कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हम वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको डिजीज़ होने से पहले कंज्यूम किया जाता है। मिसाल के तौर पर पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो वैक्सीन के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, ऑटो इम्यून डिजीज़ वो वाली डिजीज़ होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के डिफेक्ट की वजह से होती हैं। इसमें होता ये है कि हमारा जो जिस्म है उसके अंदर कुछ ख़ास तरह के इम्यून सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। वाइट ब्लड जो सेल्स हैं उनका काम होता है हमें डिजीज़ से बचाना। क्या काम होता है इनका, इनका हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये प्रोटेक्ट करते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल ये एक जर्म है जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड कर गया है, दाखिल हो गया है,
ये एक वाइट ब्लड सेल है। करता क्या है वाइट ब्लड सेल, इस जर्म को जाके अटैक करेगा और इसको अपने अंदर इनगल्फ करके और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हम डिजीज फ्री हो जाएंगे। तो आसान अल्फाज में ये जो है ना हमें बीमारियों से बचा रहा है, क्या करके, जरासीम के साथ लड़के। लेकिन बाद सूरतों में होता ये है कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे अपने बॉडी के सेल्स को ही फॉरेन पार्टिकल समझ के खा जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक नॉर्मल बॉडी सेल है जो कि अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को कर रहा था। एक वाइट ब्लड सेल्स किसी इम्यून डिफेक्ट की वजह से आएगा और हमारे नॉर्मल बॉडी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, जिसके नतीजे में हमें डिजीज होगी। ज़ाहिरी बात है, जब हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो हम फिर बीमार हो जाएंगे। ऐसी बीमारी को जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें बीमार कर रहा हो, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो जो इम्यूनोलॉजी है उसके अंदर हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग ज़रा देखते हैं आपकी लास्ट जो ब्रांच इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई है, वो है आपकी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आप फार्मेसी से इसको रिलेट कर सकते हो। देखो, फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को और उनके इफ़ेक्ट्स को हमारी बॉडी के ऊपर। यानी द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अद्वियात और हमारे जिस्म पे उसका असर जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। और इसके अंदर हम बीमारियों की जो मेडिसिन हैं उनकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स को बनाना। एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया। ऐसे केमिकल्स जो कि बैक्टीरिया को स्पेसिफिकली मारने के लिए यूज़ हों, उनको क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं बीमारी अपना अद्वियात के बारे में और उनको उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में, जिस्म के ऊपर उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।